हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एवरेज स्पीड के बारे में। उसी बहाने हमने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखना शुरू किया था और साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी समझ चुके थे। अगर आप क्लास 12th में या 12th पास कर चुके हैं तो मैं समझूंगा कि डिफरेंशिएशन शब्द आप पहले सुने हुए होंगे और डिफरेंशिएशन के कई तरह के अलग अलग सवाल भी लगा चुके होंगे। मैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले को यहां पर लिख देता हूं, एक बार आप उसे नोट कर लें या मुझसे पहले ही आपके पास नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए था वो सब, और हम लोग इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लिखें। एक साइड में मैं लिखता हूं x, दूसरे साइड में लिखा हुआ रहेगा dx/dt। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू लिखा हुआ है, मान लो हमने क्लास में ही सीख लिया था t² है अगर x का वैल्यू, तो ये डेफिनेटली 2t होगा dx/dt। ये तो हमने डिराइव किया था। अगर t³ होगा तो ये 3t² होना चाहिए था इसे। तो क्यों ना हम लोग एक फॉर्मूला ही लिख लें यहां पर जिसमें कि t⁴n को एक साथ ही समझ लिया जाए। तो t⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n मल्टीप्लाइड बाई t⁴n-1। ठीक, इसी प्रकार से sin t अगर लिखा हुआ होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos t, और इस तरह के और भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। आप किसी भी किताब को रेफर करिएगा, आपको मिल जाएगा कई सारा रिजल्ट इस तरह से। ठीक है ना। ln यानी लोगारिथम, जिसका कि बेस e है, उसको ln लिखा जाता है। तो ln t का डिफरेंशिएशन 1/t हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब कुछ और भी बेसिक बातें हैं, जैसे कि t² + t³ है अगर लिखा हुआ, यानी दो अलग अलग फंक्शंस का सम ऐड इस तरह से किया जा रहा हो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखते समय दोनों अलग अलग टर्म्स को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। इस पर बिना बहुत ज्यादा डिस्कशन किए हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। लिखें, सवाल लिखें आप नोटबुक में कि इफ डिस्टेंस जिसको मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा, इफ डिस्टेंस x इज गिवन एज अब x के लिए एक फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। फॉर्मूला है t² + 4t + 10। यहां पर x का मतलब है डिस्टेंस इन मीटर्स, और यहीं पर t का मतलब है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक, तो x और t अगर ये लिखा हुआ है, अब आपको बताना क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच स्पीड बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर लेने के बाद स्पीड हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार कोशिश करो सॉल्व करने का खुद से, वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए भाई, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर लिखा हुआ है x² = t² + 4t + 10, तो इस डिस्टेंस के फॉर्मूले से तुरंत ही हम लोग dx/dt यानी कि स्पीड पता कर सकते हैं। यह दरअसल स्पीड ही है। तो स्पीड का वैल्यू जो निकल के आएगा वो है 2t यानी t² का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अच्छा, 4t को अलग से क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देना जरा। 4t को लिखा जा सकता है क्या, देखो, t + t + t + t, ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये 4 बार लिखे हुए टी का अलग अलग डिफरेंशिएशन 1 + 1 + 1 + 1 आ जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन 1, t⁴n का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये बना 4। और ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो 10 को अलग से मैं बता दे रहा हूं, देखो, लेकिन ये अंतिम बार बता रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। 10 को लिखा जा सकता है 1 + 1 + ऐसे करते करते 10 टाइम्स, और प्रत्येक 1 को लिखा जा सकता है t⁴0, ठीक है ना। और t⁴0 का डिफरेंशिएशन t⁴n वाले फॉर्मूले से 0 × t⁻⁻1, जो कि 0 हो गया। नेक्स्ट वाले के लिए भी 0 हो जाएगा, नेक्स्ट वाले के लिए भी 0 हो जाएगा। तो 10 का डिफरेंशिएशन फाइनली आंसर निकल के आया हमारे पास 0 डिफरेंशिएशन। प्योर मैथमेटिकली मैं आपको बताया, 10 का बदलने का दर t के बदलने के साथ कुछ भी नहीं है। समझने की कोशिश करो। अगर कहीं लिखा हुआ है केवल 10, तो 10 में क्या बदलाव आएगा अगर t बदल रहा होगा? तो t के बदलने से 10 में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन t के बदलने से t² में बदलाव आएगा, t के बदलने से t में भी बदलाव आएगा, t के बदलने में 4t में भी बदलाव आएगा, लेकिन t के बदलने से 10 में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस वजह से 10 का डिफरेंशिएशन 0 लिखा जाएगा। यहां पर अलग अलग तरह से समझाया मैं। तो फाइनली ये हमारे पास रिजल्ट आया कि 2t + 4 का ये रहा स्पीड। और सवाल में ऐसा कहा गया कि उस वक्त के बारे में बात करिए जिस वक्त स्पीड हो चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर इसे कर दिया जाए। t का वैल्यू आया हमारे पास 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा गया था कि कब ऐसा हुआ कि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। सवाल में यह कहा गया उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस वक्त कैसे बताया जाएगा? यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो x का वैल्यू बना हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 3 प्लस 10, 9 यहां पर, 12 यहां पर, 10 यहां पर, 31 मीटर। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 31 मीटर रहा होगा उस वक्त की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमने सीखा। आगे बढ़े, ठीक। तो इस तरह के और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। और हम लोग एक नई चीज अब सीखने जा रहे हैं। टॉपिक लिखें आप, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। यह समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन को किसी ग्राफ में कैसे समझा जा सकता है? अब ये किस चीज का ग्राफ है ये बताना पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी भी चीज का ग्राफ ले लूं, अगर उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन ग्राफ में कैसे नजर आता है, ठीक। तो एकदम अलर्ट रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिए। इसको समझ जाने के बाद कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। मान लो यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर t लिखा हुआ है। मैं नाम तो ले लिया x और t, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं x का मतलब डिस्टेंस ही बोल रहा हूं और t का मतलब टाइम ही बोल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, x का मतलब टेम्परेचर भी हो सकता है, t का मतलब भी कुछ और हो सकता है, ठीक। मैं x का मतलब यह भी हो सकता है एक्टिव कोविड केसेस, और t का मतलब टाइम रहेगा। तो x का मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, मन में तुमको जो समझना है समझ लो, हो सकता है डिस्टेंस भी हो, लेकिन x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसको मैं अगर प्लॉट कर दूं ग्राफ में, x का मतलब हो सकता है इंडिया और कोई दूसरे कंट्री के साथ अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो इंडिया का स्कोर क्या है उसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यह भी हो सकता है। कुछ भी है x का मतलब। और कोई एक रैंडमली ग्राफ मान लेते हैं, ग्राफ ऐसे करके गया, मान लीजिए ऐसे करके कोई एक ग्राफ है, ठीक। तो इस ग्राफ में
दो अलग अलग टाइम अगर कंसिडर कर लिया जाए, यानी कि एक टाइम है t1 और दूसरा टाइम है यहां पर मान लो t2, ये दो अलग अलग टाइम, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? t2 माइनस t1। t1 वाले समय पर जो x का वैल्यू था वो था x1 और t2 वाले समय पर जो x का वैल्यू था वो था x2, मान लेते हैं ऐसा। और इन दोनों ही पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं, चलिए a पॉइंट यहां पर और ये वाला पॉइंट b पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स। सबसे पहले एकदम इत्मीनान से जैसा मैं बनाया हूं वैसा ही डायग्राम आप नोटबुक में बना लें, ठीक। तो अब जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा हो x में समय के बीतने के साथ, मतलब पहले x का वैल्यू कम हुआ करता था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते ये देखो एकदम सबसे ज्यादा हो गया और उसके बाद फिर घटने लगा है, ठीक। यही तो मतलब है इस ग्राफ का, है ना। लेकिन अगर मैं मात्र इतने से समय में ही देखूं, समय का अंतराल है अगर t1 से शुरू करके t2 तक देखूं, यानी आंखें बंद है मेरी, t1 टाइम जैसे ही शुरू होता है, t1 जैसे ही समय हुआ मैं आंखों को खोला और t2 टाइम जैसे ही हुआ मेरी घड़ी में मैं आंखों को बंद कर लिया। तो चीजों को होते हुए मैं t1 से t2 तक अगर देखता हूं तो मुझे x1 से शुरू हो करके x2 तक बदलाव आते हुए मुझे दिखेगा x में। तो ऐसी हालत में कहा यह जाता है, इसे भी आप लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक, फ्रॉम t1 टू t2। t1 समय से t2 समय तक जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा होगा उसको किस तरह से लिखा जा सकता है? ग्राफ के मुताबिक ये जो एवरेज चेंज आ रहा होगा वो होगा x में कितने का बदलाव आया? x2 माइनस x1 का आएगा। और t में कितने का बदलाव आया? तो t2 माइनस t1 का, है कि नहीं? तो यही कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x फ्रॉम t1 टू t2। यही हम लोग काम पहले कर रहे थे, उसका नाम दिया था मैं एवरेज स्पीड। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, इसी को हम लोग डिवाइड कर देते थे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब यहीं पर बहुत ध्यान से सुनिए, अगर t1 माइनस t2 यानी जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल अगर बहुत ही छोटा हो जाए, गलती हुई मुझसे, उससे भी पहले और अच्छे से समझो, यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन करना था जो छूट गया, बता दे रहा हूं मैं। आप एक काम करें, एक दूसरा डायग्राम बना लें लगभग ऐसा ही, जिसमें हम लोग एक नई बात को सीख रहे होंगे यहीं पर, ठीक है ना। एक नया डायग्राम आप बना लीजिए और देखना ध्यान से, अगर मैं ए और बी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देता हूं कुछ ऐसे, ए और बी पॉइंट्स को ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल ज्वाइन कर दूं, इस स्ट्रेट लाइन को आगे भी खींचा जा सकता था इस तरह से, आई होप आप देख पा रहे होंगे कम से कम। इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए ए और बी पॉइंट्स को, तो ऐसी हालत में यहां पर बनेगा एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये वाला जो जगह है इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट सी। ये वाला जो जगह है इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया सी। इस एंगल पर गौर करिए आप, ये एंगल है थीटा, ठीक। देख लो ट्रायंगल को तुम एकदम अच्छे से भाई। अब मुझे ये बताओ आप कि B से लेके C तक की दूरी आखिर कितनी है? ये डिस्टेंस आखिर कितना है? ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, x2 माइनस x1 दिख रहा है सभी को। ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, जबकि
ये जो दूरी है यानी कि t में जो आया हुआ चेंज है उसको भी बताया जा सकता है t2 माइनस t1। एक अलग से डायग्राम बना करके आप इन दोनों चीजों को b से लेके c तक के डिस्टेंस को आप x2 माइनस x1 और a से लेके c तक के डिस्टेंस को आप t2 माइनस t1 जरूर दिखा दें, साथ में ये एंगल थीटा भी दिखाएं। और इसी को फिर लिखा जा सकता है, देखना ध्यान से, x2 माइनस x1 यानी इस ट्रायंगल को देखो, x2 माइनस x1 मतलब BC, t2 माइनस t1 इसका मतलब AC। इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो यानी tan थीटा ही तो आएगा, और tan थीटा ही तो AB लाइन को ज्वाइन करने वाले, AB पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप भी यही है, क्योंकि ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। सुनाई दिया मैं क्या बोला? फिर से सुनिए। कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच में, कोई भी दो टाइम के बीच में अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का देखना चाहते हैं ग्राफ से, तो आप क्या करिए, ग्राफ में पहले दो पॉइंट्स को ढूंढ लीजिए, t1 और t2 टाइम पर जो भी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, यानी थीटा एंगल जो बना रहा है, ये थीटा दिखाया हूं, ये tan थीटा ही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको अंत में फिर लिख दें, tan थीटा का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन AB। आगे बढ़ें तो अब देखिए, उसी ग्राफ में दोबारा से, मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूं, इसी ग्राफ में दोबारा से हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे अब की बार कि अगर t2 माइनस t1 टेंडिंग टू 0 होता अगर, तो क्या प्रभाव पड़ा होता हमारे पूरे एनालिसिस पर। तो बस 1 मिनट का आप वेट कर लीजिए, या जरूरत पड़े तो फॉरवर्ड कर लो, उसमें क्या। ये B पॉइंट माना हुआ था मैं, और इस तरह से दिखाया था t1, इस तरह से दिखाया था t2, बस इतने का ही जरूरत है जानने का। ये ग्राफ बना हुआ हमारे पास, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब की बार कि अगर t1 और t2 के बीच में बनने वाला ये जो गैप है, ये गैप अगर काफी कम हो जाए, तभी तो हम लोग एवरेज से इंस्टेंटेनियस तक पहुंचेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में जस्ट सीखे थे। तो ऐसी हालत में मान लो ये t1 फिक्स है अपनी जगह पर, t2 को हमें ट्रांसफर करके t1 के एकदम नजदीक लेकर के जाना है। ठीक, तो B वाला पॉइंट आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। यहां पर B वाला पॉइंट अब अपनी जगह से हिल चुका है, t2 एकदम नजदीक में है, यहीं पर है, जस्ट t1 के जस्ट साइड में, तो B वाला पॉइंट यहां पर है ऐसे। और ऐसी हालत में अगर A और B पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो निकल के आने वाला स्लोप लाइन का, कौन से लाइन का? AB लाइन का। जो स्लोप AB लाइन का होगा वही कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन t2 माइनस t1 को टेंडिंग टू 0 मानते हुए, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ पाए? फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। अगर t2 माइनस t1 को टेंडिंग टू 0 कर दिया जाएगा, तो ऐसे में जो A और B पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप होगा, वो स्लोप ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। अब A और B पॉइंट्स तो एकदम नजदीक नजदीक में है, इस वजह से इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगा उसे कहेंगे टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। ऐसे वो बिल्कुल टेंजेंट रहेगा A वाले पॉइंट पर, क्योंकि A और B पॉइंट्स आपस में काफी नजदीक नजदीक हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम लोग इस लाइन के बारे में लिख दें कि टेंजेंट टू द कर्व एट ए वाले पॉइंट पर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं, तो बी वाला पॉइंट ए के एकदम नजदीक में चूंकि चला गया है, इस वजह से ए बी जो लाइन पिछले बार बना था वो
वही वाला लाइन अब की बार टेंजेंट कहलाएगा। और हम लोग इस स्टेटमेंट में इस नए डायग्राम के बाद लिखेंगे, नया डायग्राम आपके पास होना चाहिए, ये तीसरा डायग्राम है, बी वाले पॉइंट को एकदम नजदीक दिखाया गया है ए वाले पॉइंट के। ऐसे में लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। ये किसके बराबर होगा? तो अगेन ये tan थीटा के ही बराबर होगा। और tan थीटा ये कैसे निकला? सेम वही ज्योमेट्री में लगा रहा हूं, ए बी को ज्वाइन कर दिया, वहां पर छोटा सा ट्रायंगल बना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, सब कुछ किया। लेकिन इस बार मैं ये बोलूंगा कि tan थीटा इस बार स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए है। ए वाले पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या सिर्फ केवल रेट ऑफ चेंज भी लिखा रहे तो आप यही मानेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ये। लेकिन इसको कहा क्या जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसी को लिखने का तरीका पिछले क्लास में डिस्कशन किया हुआ है इस पर, dx by dt यही तो है। समझ पाए बात को? तो देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को हम लोगों ने सीखा। एक फोर्थ डायग्राम में हम लोग सारी चीजों को फाइनलाइज करेंगे। मैं x और t के टर्म्स में सारी चीजों को कर रहा हूं। ये x है और ये t है। अगर तो कोई भी रैंडम सा ग्राफ मैं इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं, तो कोई एक पॉइंट यहां पर अगर मान लिया जाए, इस टाइम पर मैं जानना चाहता हूं, टाइम t पर अगर मैं जानना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन कितना होगा x का, या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, इस टाइम t1 पर मैं जानना चाहता हूं। कैसे पता करें? हमें क्या करना होगा, इसी पॉइंट पर जो अभी सीखे हैं उसी को फिर से बता रहा हूं मैं, ताकि अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए बात। इसी पॉइंट पर हमें क्या ड्रॉ करना होगा? बोलो, एक टेंजेंट। इस तरह से ऐसे करके ये रहेगा एक टेंजेंट, ठीक है। और इस टेंजेंट का कितना एंगल बन रहा होगा, ये एंगल अल्फा, ये हमें ढूंढना होगा। और tan अल्फा ही रहेगा t1 टाइम पर x का डिफरेंशिएशन। यही हम लोग सीखे अभी। और देख के बताओ, tan अल्फा का वैल्यू देखने से लग रहा है 45 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा कुछ रहा होगा। तो dx by dt यहां पर देखेंगे अगर, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। मानते हैं इस बात को? अच्छा, ठीक वैसे ही अगर मैं अंदाजे से एक पॉइंट यहां पर ले लूं, जो कि है मान लो B वाला पॉइंट, या t2 टाइम पर लिया हुआ पॉइंट, इस पॉइंट का मैं नाम रख दूं B पॉइंट। तो इस पॉइंट B पर आखिर क्या डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम रेट ऑफ चेंज। तो B वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कितना होगा, यह भी पता करने के लिए आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऐसे बनेगा शायद यहां पर टेंजेंट। और इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं, जो B वाले पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट है, वो टेंजेंट और आगे अगर एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल जो बना रहा है बीटा, दिस बीटा एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिस कारण से tan बीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो इस A पॉइंट पर भले ही dx by dt पॉजिटिव आया था, अब की बार ये dx by dt नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का अंदाजा लगा रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव? उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट का कितना स्लोप है ये बार बार हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो स्लोप यहां पर देखने से समझ में आ रहा है हमें कि बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये तो एकदम हुआ प्योर मैथमेटिक्स के तरीके से समझने का। अब मैं दूसरे तरह से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज है, इंडिया का स्कोर है, ये इंडिया का स्कोर घट नहीं सकता क्रिकेट मैच में, तो इंडिया का स्कोर मत मानो। तुम मान लो कि x का मतलब है टेम्परेचर, ये बेस्ट है।
एक्स का मतलब मान लो तुम कि टेम्परेचर है और टी का मतलब है टाइम। अभी एग्जाम्पल भी सीखेंगे इसका। तो टेम्परेचर समय के बीतने के साथ ये देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है, ये समय के बीतने के साथ बढ़ रहा है टेम्परेचर, इसी कारण से dx बाई डी टी यहां पर पॉजिटिव है। फिर यहां पर जाके अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब होता है टेम्परेचर लगातार समय के बीतने के साथ घट रहा है। मान लो x का मतलब है आलू का दाम और t का मतलब समय, समय के बीतने के साथ आलू का दाम बढ़ रहा है ए वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर आलू का दाम लगातार समय के बीतने पर घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीनिंग को, जो मीनिंग निकल के आता है ना डिफरेंशिएशन का, उसके साथ मैथमेटिक्स को मिक्स कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग एंगल्स, अल्फा लेस देन 90 डिग्री था इसलिए टेन अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, टेन बीटा का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। आई होप इस छोटी सी बात को आप समझे, लेकिन जरा एक और बार मेरी मदद करो, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलो सी वाला पॉइंट, सी वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर देखा जाएगा रेट ऑफ चेंज, तुमको अभी आइडिया नहीं है, मान लो ना कि अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन में बाद में आपको ये बताऊंगा, जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही आ जाएगा वो। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन में आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन होता है और ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी के ग्राफ को देख करके एक्सेलरेशन तक पहुंच जा पा रहे होंगे, है ना। तो इस ग्राफ को एकदम ध्यान से समझे रहे हैं आप। सी वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन अगर पता करना होगा, अगेन वी विल अटेम्प्ट टू मेक अ टेंजेंट विच विल बी समथिंग लाइक दिस। सी वाले पॉइंट पर बनने वाले स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होने वाली है, और ये स्लोप कितना रखा है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले लाइन के तो एकदम पैरेलल है, यानी एंगल बना रहा है माना जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री मान लो। दोनों ही हालत में tan 0 डिग्री या tan 180 डिग्री दोनों ही होता है 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन है 0। समझ पाए मेरी बात। तो ये 3 पॉइंट्स अलग अलग आप दिखाएंगे, 3 पॉइंट्स आप अलग अलग दिखाएंगे। तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, ए वाले पॉइंट पर dx बाई डी टी ग्रेटर देन 0, साफ साफ दिखाना कि बढ़ रहा है ग्राफ में x का वैल्यू। dx बाई डी टी लेस देन 0 दिखाइए जहां पर घट रहा हो ग्राफ। और c एक ऐसा पॉइंट है जहां पर न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, ठीक बीच की बात हो गई है यहां पर। यहां न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है, इसी कारण से इस c वाले पॉइंट पर कहा जा सकता है dx बाई डी टी का वैल्यू है 0 के बराबर। 3 बातें एकदम क्लियर हैं आपको? ठीक, टॉपिक का नाम लिखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग एक मैथमेटिकल तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे पता चल सके कि कोई भी चीज अपने मैक्सिमम पर है या कब है, या मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज का कितना है, इसको पता करने का हम लोग एक मैथमेटिकल तरीका डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कर भी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले, अच्छा x और t कोई जरूरी नहीं है x और t वेरिएबल्स ही लिखे जाएं, y और x भी लिखा जा सकता था, इस नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो y और x अगर इस तरह से बना हुआ और यहां पर ऐसे कोई भी एक कर्व में अगर बना दूं, ऐसे करके एक कर्व में बना दूं, ठीक, तो ये समझना अब काफी आसान हो गया कि यहां पर अगर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं पॉइंट A, यहां पर दूसरा पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट B, यहां पर तीसरा पॉइंट ले लूं पॉइंट C, तो पिछले हमारे डिस्कशन के मुताबिक इस बार y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो लिखा जाएगा dy बाई dx का वैल्यू a वाले पॉइंट पर
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जरा देखो। ए वाले पॉइंट पर यह ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है? चूंकि यह ग्राफ बढ़ रहा है इस वजह से dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। सी वाले पॉइंट पर देखें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। लेकिन खास इस बी वाले पॉइंट पर अगर देखोगे, जैसा कि हुआ था ना यहां पर जो हुआ था, वही चीज को मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं। बी वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे, आप क्या पाओगे? dy बाई डी एक्स का वैल्यू बराबर है 0 के। क्यों ऐसा हुआ? वहां पर टेंजेंट बनाइए आप और टेंजेंट को ढूंढिए कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। 0 डिग्री आएगा, tan 0 डिग्री 0 होता है। समझ सके? इसी को समझने का अब मैं कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं करूंगा, बस बातचीत कर रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए। ठीक है ना? मान लीजिए कोई भी चीज मैक्सिमम है। अब की बार पेट्रोल का दाम ले लो तुम, ठीक ना? पेट्रोल का दाम आज मैक्सिमम है। इसका मतलब यह हुआ कि आज पेट्रोल का दाम बढ़ नहीं रहा है। समझो तुम, आज के पहले बढ़ रहा था, आज के बाद घटेगा, लेकिन आज ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, तभी कहलाएगा कि आज पेट्रोल का दाम मैक्सिमम है ना? कोई भी चीज क्यों ना हो, जैसे इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं और इसकी हाइट को मैं गिनना शुरू करूं, तो जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक इसकी हाइट बढ़ रही है, यानी हाइट का समय के साथ डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। जब ये इस पेन ऊपर से नीचे लौट रहा होगा तो हाइट घट रही होगी, हाइट का डिफरेंशिएशन समय के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हाइट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा ऊंचा पहुंच चुका होगा अगर ये पेन, उस वक्त ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है, यानी इसकी हाइट का डिफरेंशिएशन यानी हाइट का रेट ऑफ चेंज वो 0 के बराबर होगा। ना तो हाइट बढ़ रहा है ना तो हाइट घट रहा है। ठीक, अगेन समझने की कोशिश करनी होगी आपको। मैं बिना किसी एग्जाम्पल के बोल रहा हूं, कोई भी चीज अगर अपने मैक्सिमम पर है तो वो उस वक्त ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। समझ पाए मेरी बात को? तो इसी को स्टेटमेंट में लिखा जाए जरा। प्योर मैथमेटिकली मैं नहीं बता रहा हूं, इतना ही बता रहा हूं जिससे अपना फिजिक्स में काम चल जाए। तो हम लोग लिखेंगे इसी बात को कि इफ अ क्वांटिटी y is maximum in terms of x, अगर x के टर्म्स में कोई चीज लिखा हुआ है y और y अपने मैक्सिमम पर अगर है, देन एट दिस पॉइंट, तो इस वक्त क्या होगा? dy बाई डी एक्स का वैल्यू होना चाहिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू होना चाहिए 0। चलो इसका उल्टा सोचते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि पेट्रोल का दाम आज मैक्सिमम है और बढ़ रहा है। यही बोल रहा हूं ना मैं कि मैक्सिमम अगर होगा तो बढ़ नहीं सकता, ना तो घट सकता है। चलो मान लेते हैं कि पेट्रोल का दाम मैक्सिमम है और बढ़ रहा है। तो ऐसे में तुम तुरंत ये बोलोगे कि सर ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि अभी और इंतजार करना होगा आपको, अभी तो बढ़ ही रहा है, ये मैक्सिमम नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैक्सिमम है तो बढ़ नहीं सकता, और अगर बढ़ रहा है तो जरूर से ये मैक्सिमम तो नहीं है, क्योंकि अभी और इंतजार करिए, थोड़े समय बाद आएगा मैक्सिमम। समझ पा रहे हैं बात को? तो इतनी सी ही बात है मैक्सिमम पता करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं मिनिमम के बारे में, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन करके इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। ठीक, सभी ध्यान से इस सवाल को समझेंगे, नोट भी करेंगे, और मतलब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, बस बातचीत कर रहा हूं ऐसे ही, तो समझना जरा अच्छे से। मान लेते हैं कि तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो। जिस फैक्ट्री में क्या होता है कि चॉकलेट बनता है, एक चॉकलेट का दाम है 100 रुपए, ऐसा है दाम,
इससे कम ही दाम का होता है चॉकलेट, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये बेस्ट है। 100 रुपए का एक चॉकलेट है, और आपने ये देखा कि रोज 50 कस्टमर्स हैं, 50 कस्टमर्स एवरी डे। तो बताइए टोटल आपको डेली इनकम कितना हो जाएगा? डेली का इनकम आपको हो जाएगा 5,000 रुपए का, होगा ना ऐसा? अच्छा, नेक्स्ट, आपने पूरे मार्केट में जाके ये पता लगा लिया, सारे लोगों से पूछ पूछ के आपने ये पता लगा लिया कि अगर 100 रुपए का दाम के बजाय अगर आप 1 रुपए दाम केवल कम कर दो, यानी 1 रुपए से दाम अगर घटा दो चॉकलेट के दाम में, यानी 99 रुपए में अगर आप बेचने लगेंगे, तो ग्राहकों की संख्या 1 से बढ़ जाएगी। यह आपने पता लगा लिया, यानी कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा कस्टमर्स पर डे खरीदने वाले लोग, ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप 2 रुपए से घटा देते हैं, 98 अगर दाम कर देते हैं, तो आपने यह पता लगा लिया लोगों से पूछ पूछ के कि 2 लोग और खरीदने वाले हो जाएंगे। यह कंडीशन है। साथ ही आपने यह भी पता लगा लिया कि अगर 1 रुपए दाम बढ़ा देते हो तो एक कस्टमर घट जाता है। लोगों से पूछ पूछ के आपने इस फॉर्मूले का पता लगा लिया कि भाई 1 रुपए दाम बढ़ता है तो एक कस्टमर घट जाता है प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन खरीदने वालों में से 1% केवल घट जाता है, और अगर आप 1 रुपए दाम घटा देते हैं तो 1% बढ़ जाता है। यह आपने पता लगा लिया कि यह इक्वेशन काम कर रहा है मार्केट में। तो चलो जरा चेक करते हैं कि भाई डेली इनकम हम लोगों का कब मैक्सिमम आएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा चाहिए, फैक्ट्री के मालिक हैं भाई, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या दाम रख देने पर आएगा? तो देखते हैं, 99 रुपीज इसको कर देते हैं, चलो मान लेते हैं। और 50 लोग खरीदेंगे? नहीं, 51 लोग खरीदेंगे ऐसी हालत में। तो जरा देखो कितना आ रहा है कुल मिला के। तो 51 गुने 99, 51 गुने 100 होता है 5100। 5100 में से 51 अगर घटा देंगे तो 5049 आएगा। इतने रुपए आपको मिलेंगे। तो पिछले बार कितना मिल रहा था? देखो 5000। आपने 1 रुपए दाम केवल घटा दिया तो एक कस्टमर बढ़ गया, इस कारण से आपको अब मिलने लगा 5049 रुपए। थोड़ा सा दाम बढ़ गया, देखो सही किया हो ना? सिमिलरली देखिए आप और ध्यान से, अगर आप 98 रुपीज में बेचना शुरू कर देते हैं उसी चॉकलेट को, तो 2 लोग खरीदेंगे एक्स्ट्रा। तो इस बार देखिए कितना दाम आएगा, कितना पैसा आएगा आपके पास डेली का। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है 5200। उसमें से 52 का डबल यानी 104 घटा दिया जाए तो ये आ रहा है मेरे पास, मुझे लगता है 5098। ये तो और बढ़ गया। अच्छा, इसका मतलब दाम घटाने से फायदा हो रहा है। दाम घटाते 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 चलो 0 रख देते हैं। फिर अगर दाम आप घटाते घटाते 0 रख दीजिएगा तो हाँ, यह बात जरूर है कि 150 लोग खरीदने लगेंगे उसे, लेकिन कुछ पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो यह बेवकूफी हो गई। तो कुछ तो एक ऐसा फिक्स प्राइस है जिसको रखने से आपको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। चलो पता करते हैं कि वही खास प्राइस क्या है। इसी बहाने हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के एक बहुत ही गजब के कंसेप्ट को सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो लेट प्राइस गेट्स रिड्यूस्ड बाई एक्स। मान लेते हैं कि आपने कितना दाम घटा दिया, तो 100 रुपए से x रुपए दाम घटा दिया आपने। तो कितने कस्टमर्स हो जाएंगे अब आपके पास? तो जितने रुपए से घटाए हो उतने ही कस्टमर्स बढ़ गए। ये आपने पता किया था मार्केट में घूम घूम के। इसी को सर्वे करना कहते हैं। तो टोटल इनकम कितना होगा? टोटल इनकम को या टोटल मनी को मैं मान लेता हूं कैपिटल M, अगर तो कैपिटल M इसके बराबर होना चाहिए। तो कैपिटल M को देखो क्या लिखा जा सकता है। कैपिटल M बराबर होगा 5000 माइनस 50x और प्लस 100x। तो ये हो जाएगा प्लस 50x
आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं, माइनस 50x प्लस 100x, सही लग रहा है। तो ये है मनी x के बदलने के साथ इस तरह से मनी बदल रहा है, यही तो मतलब निकला। और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है केवल। मुझे क्या चाहिए कि मनी मैक्सिमम चाहिए, तो मनी डिपेंड कर रहा है x पर, इस वजह से dm/dx 0 के बराबर होना चाहिए फॉर मनी टू बी मैक्सिमम। मनी को ज्यादा से ज्यादा होने के लिए dm/dx को 0 होना पड़ेगा, समझे? तो dm/dx का वैल्यू जरा देखिए आप कितना आ रहा है। dm/dx इसका वैल्यू आएगा 5000, को लिखा जा सकता है 1 + 1 + 1 ऐसे करते करते 5000 बार। प्रत्येक 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली 50x अगर लिखा हुआ है x + x + x + x + ऐसे करते करते 50 बार, प्रत्येक x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जिस कारण से 50 आएगा। माइनस अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मात्र 2x, लेकिन डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0 के बराबर अगर मैक्सिमम चाह रहे हैं आप मनी को। तो यानी x का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 25। x किसको बोले थे? x था कि कितना रुपए से दाम को घटा दिया जाएगा। तो बेस्ट प्राइस क्या सेट किया जाना चाहिए था चॉकलेट के लिए, वो है ₹100 में से आप 25 रुपए को घटा दें, आंसर आएगा 75। 75 रुपीज में आप बेचिए, देखिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। 25 रुपए दाम कम करोगे, 25 कस्टमर्स बढ़ जाएंगे आपके लिए, और कुल मिला के जो मनी पर डे आपको मिल रहा होगा वो देखो कितना आएगा। तो 75 रुपीज में आप एक एक चॉकलेट को बेच रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई 75 लोग भी तो हैं खरीदने वाले। कुल मिला के ये आया 25 यहां लिखा जाता है और 8 सते 56, ये हुआ टोटल मनी, और यही मैक्सिमम है। इसके अलावा कुछ भी दाम रख दो, इसी सर्वे के हिसाब से कुछ भी दाम आप रख दीजिएगा, इस 5625 से कम ही आएगा। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको यह भी सिखाना चाह रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमा का एक कंसेप्ट था। इसी बात पर मिनिमा के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, और देखते हैं वो क्या रखा है अपने पास हमारे सीखने के लिए। देखें, अगर दोबारा से मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं समझने की कोशिश करूंगा कोई चीज के मिनिमा को, है ना, अगर ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है तो ध्यान से देखें। ये x1 वैल्यू है, उसे फर्क नहीं पड़ता, 3-4 पॉइंट्स ले लेते हैं बस। आप भी यही करेंगे, आपको डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये a वाला पॉइंट है, ये b वाला पॉइंट है, और ये c वाला पॉइंट है। 3 पॉइंट्स ले लिए, तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग मैं लिखना चाहता हूं dy/dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जरा देख के बताओ। dy/dx a वाले पॉइंट पर पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव है, नहीं नहीं नहीं, घट रहा है ना ग्राफ। देखिए ध्यान से, लगातार कोई चीज घट रहा है। c वाले पॉइंट पर देखें, dy/dx का वैल्यू ये यहां पर बढ़ रहा है, y का वैल्यू लगातार c वाले पॉइंट के नजदीक में बढ़ रहा है। जबकि b वाले पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, स्लोप बनाइए ऐसे करके, सॉरी टेंजेंट बनाइए ऐसे करके, उस टेंजेंट का स्लोप देखिएगा 0 आएगा, dy/dx का वैल्यू 0 के बराबर है, और यही पॉइंट कहलाता है मिनिमम। तो हमने तो यह सीख लिया अब कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इवन फॉर मिनिमम, मिनिमम होने के समय भी dy/dx का वैल्यू होता है 0 के बराबर। याद रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी चीज मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर, जब वो मैक्सिमम है तब।
एक और सिंपल से एग्जांपल से मैं इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कैपिटल टी का मतलब रहेगा टेम्परेचर, और स्मॉल टी का मतलब रहेगा टाइम ऑफ डे। तो इसका मतलब रहेगा dt बाई डी, स्मॉल टी का मतलब रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर समय के बीतने के साथ, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चीज है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा इन मॉर्निंग। सुबह में 8 बजे के लगभग, 8 AM के लगभग में अगर देखा जाए तो लगातार बाहर में निकलोगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। सुबह के ठंड से दोपहर के गर्मी की ओर हम लोग बढ़ रहे होंगे तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होगा। तो कहा यह जाएगा कि टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन समय के साथ ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन यही चीज लेस देन 0 होगा इन इवनिंग। यह ठंडा हो रहा होगा, लगभग 5 बजे की बात कर रहा हूं शाम में, समझे बात को। और यही डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आएगा ठीक दोपहर में 2 बजे या 2:30 बजे के लगभग में अप्रोक्सीमेटली। कभी तो ये 0 के बराबर आएगा। उस वक्त क्या होगा, इस खास मोमेंट पर क्या होगा, टेम्परेचर इज मैक्सिमम, टेम्परेचर इज मैक्सिमम। ये लगभग 2 PM पर होगा शायद। तो बस इतनी सी बात है कि कोई भी चीज मैक्सिमम होता है तो उसके पहले वो बढ़ रहा होता है, उसके बाद घट रहा होता है। लेकिन जब मैक्सिमम है उस वक्त ना तो घट रहा होता है ना तो बढ़ रहा होता है। यही खास बात मिनिमम के साथ भी है। ठीक, मिनिमम में भी डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए 0 के बराबर। अब थोड़ा कठिन चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डिफिकल्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब की बार मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बार कि आखिर कैसे पता चलेगा कि m, ये जो m लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये कैसे पता किया जाए। तो ये पता करने का उससे भी जबरदस्त तरीका है। एक देखो, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दिए हमने, x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया, जो भी निकालना था निकाल लिए। लेकिन ये कैसे पता करें कि डिफरेंशिएशन के 0 होते समय आखिर मैक्सिमम आएगा कोई चीज या फिर मिनिमम आएगा, ये कैसे पता करें, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनना। एक ही ग्राफ बनाया जहां पर एक बार मैक्सिमम भी है एक बार मिनिमम भी है। कई पॉइंट्स लेते हैं। ए पॉइंट यहां पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 ए वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स बोलो इक्वल टू 0, ये बी वाला पॉइंट है। सी वाले पॉइंट पर देखें dy बाई डी एक्स लेस देन 0, डी वाले पॉइंट पर जहां पर मिनिमा आया है, डी वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एंड फाइनली ई वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। अलग अलग जगह पर देख लिया हम लोग, केवल बढ़ रहा है ग्राफ की घट रहा है, इससे अंदाजा लग जाएगा हमें। अब जब मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा पर फोकस करिए, यानी कि बी वाले पॉइंट पर, नियर मैक्सिमा, बी वाले पॉइंट के नजदीक में सोचें आप, सिर्फ बी वाले पॉइंट पर फोकस करो। बी के जस्ट पहले यानी ए की ओर बढ़ रहा था y, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 था, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। मैं b वाले पॉइंट के नजदीक में जस्ट पीछे और जस्ट आगे dy बाई डी एक्स का चर्चा कर रहा हूं। समझना डिफिकल्ट है इस बात को, पूरा फोकस मेरी बातों पर। b वाले पॉइंट के जस्ट पहले dy बाई डी एक्स नेगेटिव था, सॉरी गलत बोला, पॉजिटिव था। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, b वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स 0 हुआ और b वाले पॉइंट के बाद dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया। फिर से dy बाई डी एक्स की बात मैं कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स
पॉजिटिव था, जीरो है और माइनस में हो जाएगा। बी के नजदीक की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स बी के नजदीक में होता जीरो है, लेकिन घट रहा होता है। क्यों घट रहा है? ए से सी तक जाते हुए तुम देखो, ए वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, अच्छा खासा है। बी वाले पॉइंट पर जीरो हो गया और सी वाले पॉइंट पर नेगेटिव हो गया, है ना ऐसा। तो dy बाई डी एक्स खुद ही घट रहा होता है। तो नियर मैक्सिमा y is maximum but dy by dx is decreasing। पूरी बात मुझे कर लेने दो, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप मिनिमा के नजदीक में सोचते हैं, चलो इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। डी वाले पॉइंट के नजदीक में सोचो। डी वाले पॉइंट के जस्ट पहले dy बाई डी एक्स नेगेटिव था, डी वाले पॉइंट पर जीरो हुआ और उसके बाद पॉजिटिव हो गया, जिससे हमें साफ साफ यह समझ में आ रहा है कि नियर मैक्सिमा अब की बार, सॉरी मिनिमा, नियर मिनिमा y इज मिनिमम, लेकिन dy बाई डी एक्स इज, but dy by dx is increasing। अच्छा, अब इधर फोकस करो। कोई भी चीज घट रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। कोई भी चीज घट रहा है तो जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन, मैं कौन से चीज की बात कर रहा हूं? dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स घट रहा है, इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? इसको लिखने का तरीका डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। जबकि dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है, इसको कैसे मैथमेटिकली लिखा जाए? कोई भी चीज जब बढ़ रहा होता है उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है। समझ पाए? तो एक बार फाइनली जो भी हम लोगों ने सीखा उसी को बस मैं एक बार लिख दे रहा हूं। फॉर मैक्सिमा और फिर फॉर मिनिमा, ठीक है ना? फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा, सबसे पहली बात dy बाई डी एक्स जीरो होगा, ये तो इसमें भी होगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स लिखे हैं उसका भी डिफरेंशिएशन, इसको लिखने का तरीका है d2y बाई डी एक्स टू। इसको स्क्वायर मैं नहीं पढ़ता क्योंकि ये होल स्क्वायर है नहीं, है ना? ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये d2y बाई डी एक्स टू है। और अभी हम लोगों ने यही सीखा कि ये डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन है अगर, तो दिस मस्ट बी लेस देन जीरो मैक्सिमम के लिए। और डबल डिफरेंशिएशन जो था वही, यानी कि d2y बाई डी एक्स टू, ये ग्रेटर देन जीरो होता है मिनिमम के लिए, याद रहेगा। चलो वही चॉकलेट के फैक्ट्री में चलते हैं और उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हम लोगों ने x का वैल्यू 25 निकाला था वो मैक्सिमम देने वाला चीज था कि मिनिमम, उसी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ था हमारे पास 5000 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर, यही बना था इक्वेशन हमारे पास। देखिए dm बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आया हमारे पास 50 माइनस 2x, निकाल चुके थे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन अगर करेंगे d2m बाई डी एक्स टू अगर करेंगे तो देखो -2 आ रहा है। तो ये नेगेटिव होना अपने आप में साबित करता है कि जो हमने निकाला है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो मैक्सिमम है। लिख दें यहीं पर द नेगेटिव वैल्यू signifies
मैक्सिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू 25। अगर मान लो यहां पर x में कुछ बचा हुआ रह गया होता ना, यानी x यहां पर लिखा हुआ होता, तो x में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते क्या चीज, 25। यहां पर x कहीं है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करने के बावजूद भी माइनस में ही रहेगा ये। तो नेगेटिव आना अपने आप में साबित करता है कि जो हमने मैक्सिमम, जो हमने वैल्यू निकाला है वो मैक्सिमम है। समझ सके इस बात को? इस तरह के कई सारे कंसेप्ट्स को हम लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे जब फिजिक्स फुल स्पीड में शुरू हो चुका होगा। तो ऐसे जितने छोटी छोटी बातें हैं उन सभी को आप नोटबुक में लिखे हुए रहें प्रॉपरली, और अच्छे से रटे हुए भी रहें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार हम लोग रट लेते हैं और कुछ और क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आना शुरू होता है। तो अगर नहीं भी समझ में आया हो कोई बात नहीं, आप सारी बातों को एक जगह नोटेड रखिए, और कुछ और क्वेश्चंस जब हम लोग कर रहे होंगे तो एकदम अच्छे से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग बात करना प्रॉपरली एकदम अच्छे से शुरू करेंगे रेस्ट एंड मोशन में ही डिस्प्लेसमेंट, उसी के साथ साथ थोड़ा सा और वेक्टर्स भी सीख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे आएगा एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। इन सारी बातों को सीखने के बाद हम लोग फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एटसेट्रा इस रास्ते आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।